हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ बार। लास्ट वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी के जो इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी दी हुई है, आप इसको क्वेश्चन आईडी को मिला सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन आईडी दे रखी है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के लिए चार स्टेटमेंट दिए गए, तो इनमें से पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन सही है जिब्रेलिन के लिए, वो पूछा है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, क्या बोला है कि जिब्रेलिन आर यूबिक्यूटियस इन प्लांट्स एंड आल्सो प्रेजेंट इन सेवरल फंजाई। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो क्या है, प्लांट में तो जिब्रेलिन प्रेजेंट ही होता है, और इसके साथ साथ जिब्रेलिन की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? जिब्रेलिन की डिस्कवरी हमें मिली थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंजाई है जिसका नाम में बाद में क्या नाम रख दिया गया? फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई। ठीक है। सॉरी। तो जो जिब्रेलिन है वो प्लांट्स में तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ सेवरल फंजाई में भी देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है, जीवन, जो जिब्रेलिन फर्स्ट है, जिब्रेलिन लगभग 160 से अबव जिब्रेलिन के डिस्कवर किए गए। लेकिन उनमें से जो जिब्रेलिन वन है, जिब्रेलिन वन इज द मोस्ट अबंडेंट जिब्रेलिन प्रोड्यूस इन फंगस फ्यूजेरियम फ्यूजिकोरा। ये बात गलत है। जब हम तेज एंड जैगर से पढ़ते हैं तो तेज एंड जैगर में उन्होंने सीधे सीधे लिख रखा है। देखो, हम उनकी यहाँ पे एक लाइन भी होगी, लाइन ये है, ये तेज एंड जैगर से लिए मैंने। फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई प्रोड्यूस सेवरल डिफरेंट जीए बट द मोस्ट अबंडेंट ऑफ GA3। इसमें से मतलब प्रोड्यूस तो सेवरल करता है, लेकिन उनमें से मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? GA3 इन केस ऑफ फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है कि फ्यूजेरियम फ्यूजिकोराई में GA1 मतलब कि जिब्रेलिन फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट नहीं होता, जिब्रेलिन थर्ड इज द मोस्ट अबंडेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि the exogenous application of gibberellin GA3 stimulate dramatic stem elongation in the dwarf maize mutant but has little effects on tall wild type plants। ये भी बात सही है। ठीक है। अब इसके बाद हम ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजीनस जिब्रेलिन cause upregulation of GA20 oxidase and GA3 oxidate gene। ये बात गलत है। यहाँ पे इसका क्या करता है, वो डाउन रेगुलेशन करता है, ना कि अप रेगुलेशन। हम इसको जैसे कि ये हमने जो रेफरेंस लिया है, ये रेफरेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमने उठाए हैं बुकनन से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनकोडिंग GA20 oxidase and GA3 oxidase is highly elevated in GA depleted plants। जिनमें GA नहीं होता है उनमें ये हाईली एलिवेटेड होते हैं, मतलब इनका अमाउंट ज्यादा देखने को मिलता है। वेयर एज दे आर डाउन रेगुलेटेड आफ्टर GA एप्लीकेशन। जब हम एक्सोजीनस GA देते हैं या GA जो जिब्रेलिन का एप्लीकेशन करते हैं इसके ऊपर, तो इनका क्या होता है, डाउन रेगुलेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये बात सही है, अप रेगुलेशन नहीं होता है, डाउन रेगुलेशन होता है। ठीक है, जब हम एक्सोजीनस GA देते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इनकोडिंग GA2 ऑक्सीडेज और डाउन रेगुलेटेड इन GA डिफिशिएंट प्लांट बट अप रेगुलेटेड अपॉन GA ट्रीटमेंट। जब हम GA ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका अप रेगुलेशन होता है GA2 ऑक्सीडेज का। ठीक है। GA2 ऑक्सीडेज का अप रेगुलेशन होगा जब हम उसका ऑक्सीजन का क्या देंगे, जिब्रेलिन का क्या देंगे, एक्सोजीनस ट्रीटमेंट देंगे। क्या है, GA की सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। अब GA की सिंथेसिस जब हम बाहर से ही GA दे रहे हैं तो प्लांट को क्या जरूरत है GA बनाने की? ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे ये बात। तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि जब हम एक्सोजीनस जिब्रेलिन का एप्लीकेशन देंगे तो GA20 ऑक्सीडेज और GA3 ऑक्सीडेज का डाउन रेगुलेशन होगा, ना कि अप रेगुलेशन। तो हमारा ऑप्शन ए और सी सही हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है।
अगला हम बात करेंगे, द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द डिफेंस सिग्नलिंग पाथवे लोकली फॉलोइंग पैथोजन इन्फेक्टेड और पेस्ट अटैक। ठीक है, तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं और उनमें से हमें फिर से चूज करेक्ट करना है। करेक्ट कौन सा चूज करेक्ट क्या चूज क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है व्हेन जी ए आइसोल्यूसिन, ठीक है, आई, ठीक, जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन लेवल राइज द जैग प्रोटीन इंटरेक्ट विद, जब इसका जो होगा जैग आई एल का, जब मतलब जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन का लेवल जब बढ़ेगा तो जैग प्रोटीन इंटरेक्ट विद कॉल 1 या सीओ एल 1 प्रोटीन एंड गेट डिग्रेड 26 एस प्रोटियोसोमल पाथवे। ये बात बिल्कुल सही बात है। जब हम अभी जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग देखेंगे वहां पे हम इसको भी डिस्कस करेंगे भी नेक्स्ट, जब हम जो रेफरेंस दिखाएंगे, इसका भी मैंने रेफरेंस जो है वो बुकानन से उठाया है। ठीक है, इसके बाद है एलिवेटेड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लेवल इनहेंस ऐसे मीडिएटेड डिफेंस सिग्नलिंग, ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी हम दिखा देंगे। अब क्या है अगला, सी ऑप्शन, अंडर नॉर्मल कंडीशन एनपीआर इज प्रिफरेंशियली लोकलाइज्ड इनटू द न्यूक्लियस, ये बात गलत है। इन नॉर्मल कंडीशन जो एनपीआर 1 है वो हमारा मिलता है साइटोसोल में। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी की जब बात करेंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो वो होता है वो हमें मिलता है साइटोसोल में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सी वाला। डी वाला देख लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड आर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग। देखो जिब्रेलिक एसिड तो प्लांट सिग्नलिंग डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये तो बात बोलना गलत है कि जिब्रेलिक एसिड पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो सैलिसिलिक एसिड पाथवे से पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो अभी हम इसका जब आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसमें हम बता देंगे। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए एंड बी ऑप्शन सही है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले तो क्या है, व्हेन Jasmonic acid and isoleucine level rise, the JAG protein interact with col E1 protein and promoting ubiquitination of JAG protein and their degradation by 26 proteasomes। ये देखो बिल्कुल जो हमारा बुकानन है, बुकानन के में एक चैप्टर है प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, बायोटिक स्टेज का पार्ट है प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, वहां पे ये पूरा डिट्टो यही दिया हुआ है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है एसिमिडेटेड डिफेंस सिग्नलिंग कैन बी फर्दर इनहेंस्ड। ये एसिमिडेटेड डिफेंस किससे इनहेंस हो रहा है, व्हेन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज लेवल आर एलिवेटेड, यही तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन यही तो दिए हुए हैं। ठीक, इसके बाद और आगे देख लेते हैं, ऐसे सिग्नलिंग रिक्वायर द प्रोटीन नॉन एक्सप्रेस ऑफ पैथोजन रिलेटेड जीन। ठीक, अब इसके बाद क्या है, देखो जो एनपीआर 1 की हम जब बात कर रहे थे वहां पे जो ऑप्शन सी था वो क्यों गलत है। देखो एनपीआर 1 इज एन एनपीआर 1 is an ankyrin repeated protein, ankyrin repeated protein है and that exist in healthy plants in the cytoplasm in an oligomeric form। ये हेल्दी प्लांट में नॉर्मल कंडीशन में ओलिगोमेरिक फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में, हमने बोला था साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अपॉन पैथोजन इन्फेक्शन the degrade and redox state and monomers of NPR1 are released and migrate in nucleus। जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो ये डिग्रेड होती है रिडॉक्स स्टेट में और मोनोमर फॉर्म में जाके न्यूक्लियस में चली जाती है, न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाती है। तो वो ऑप्शन में क्या दिया था कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा न्यूक्लियस में दिखा रहा था उस ऑप्शन में, इसलिए वो ऑप्शन हमारा गलत था। कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अंडर नॉर्मल कंडीशन NPR1 इज प्रिफरेंटली लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस, ये बात बिल्कुल गलत है। नॉर्मल कंडीशन में वो साइटोप्लाज्म में ना होके कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में ना प्रेजेंट होकर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये बात सही है। इसके बाद ऑप्शन डी है जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड कैन नॉट पार्टिसिपेट। देखो इसका भी मैंने सॉरी, जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग इज रेगुलेटेड बाय द डेला प्रोटीन इन एरोबिडोप्सिस ऑफ डेला प्रोटीन रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस। देखो क्या है, जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग रेगुलेटेड बाय डेला प्रोटीन, डेला प्रोटीन इज द नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इन एरोबिडोप्सिस लॉस ऑफ डेला प्रोटीन रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ, ये बैक्टीरिया का नाम दिया है स्यूडोमोनास सिरेंजी। ठीक है, इन टोमेटो एंड दिस एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऐसे बायोसिंथेसिस। क्या होता है,
जब डेला प्रोटीन का लॉस होता है तो ये ऐसे की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है सिग्नलिंग में। तो क्या बोला है यहाँ पे, डेला कैन आल्सो इंटरेक्ट विद जीए सिग्नलिंग। तो ये ऐसे सिग्नलिंग, ऐसे बायोसिंथेसिस मतलब सैलिसिलिक बायोसिंथेसिस और जीए सिग्नलिंग दोनों के साथ ये इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, डेला कैन इंटरेक्ट विद जीए सिग्नलिंग पाथवे इंटरेक्टिंग विद जैग प्रोटीन। ये जैग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट प्रिवेंट मिक टू एक्टिवेशन। क्या होगा, जब ये जैग प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट रहेगा तो ये मिक प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करा देगा। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जैग होता है, ये जैग मिक को इनहिबिट करता है। ये जैग किसको इनहिबिट करता है, मिक को इनहिबिट करता है। जब डेला प्रोटीन के साथ ये जैग इंटरेक्ट हो जाएगा तो मिक के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं रह जाएगा। जब मिक हमारा एक्टिव फॉर्म में होगा तो हमें जीए इंडिविजुअल जीन प्रोड्यूस होंगे जिससे हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है। फिर उसके बाद बोला डेला थस प्रमोट जीए सिग्नलिंग एंड द एक्सप्लेन व्हाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई द rice nectotrophic fungal pathogen and cause the Fullen seedling disease makes gibberellin and removal of DELA attenuated and GA signaling. The binding of GA to DELA protein lead to their degradation and enables JAG protein and reimpose suppression of MYC protein। ठीक है, जैसे ही हम क्या होंगे, जीए के साथ डेला इंटरेक्ट करेगा वहां पे होगा तो जीए के सिग्नलिंग जैसे ही आएगी तो डेला का डिग्रेडेशन हो जाएगा, और जैसे ही डेला का डिग्रेडेशन होगा तो वो जीए के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं रहेगा और जैग जाके फिर से क्या कर देगा, मिक को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जैग जाके फिर से क्या करेगा, मिक को इनहिबिट कर देगा, और जिससे क्या होगा, हमें जीए रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या है ये जो पेस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है उसमें तो पार्टिसिपेट, ये प्लांट डिफेंस सिग्नलिंग में जिब्रेलिन तो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए एंड बी सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ये हमने पूरा रेफरेंस बुकानन से लिया है। बुकानन मतलब पूरा बुक का नाम क्या है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स बाय बुकानन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग टू द टॉक्सिसिटी ड्यू टू द हैवी मेटल इन प्लांट्स। द अपटेक ऑफ हैवी मेटल डज नॉट लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ आरओएस। ये बात गलत है। देखो जब अपटेक होता है हैवी मेटल्स का तो आरओएस का क्या होता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट होती हैं, मतलब आरओएस का जो है वो लेवल इंक्रीज हो जाता है जब हमारा हैवी मेटल अपटेक होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। तो यहाँ से हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्या है, द यूजुअली मिमिक इसेंशियल मेटल्स, they usually mimic essential metals like a calcium, magnesium, etc. and take their place in essential reaction, take their place in essential reaction। ये बात सही है, ये मिमिक करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयन चैनल दैट ट्रांसपोर्ट essential metal do not participate, आयन चैनल दैट ट्रांसपोर्ट essential metal do not participate in transport of heavy metal। ये बात गलत है, जब मिमिक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा यहाँ पे। जब ये मिमिक करेंगे हैवी मेटल, इसेंशियल मेटल को जो मिमिक कर सकते हैं तो वो आयन चैनल के साथ ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि नहीं तो जाएंगे कैसे प्लांट के अंदर। अब क्या है, ऑप्शन डी, हैवी मेटल कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आरओएस। ये बात सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी सही है, बी एंड डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लांट सेल वाटर पोटेंशियल। देखो ये स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी, एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे पहला ऑप्शन है, द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स आर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट्स, प्रेशर एंड ग्रेविटी। ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही बात है कि वाटर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी पोटेंशियल। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि वाटर पोटेंशियल इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इसके बाद क्या है, द सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर बाय द डाइल्यूटिंग द वाटर। अब हम सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बोला है सॉल्यूट द टर्म साई एस काला सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द इफेक्ट्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट्स एंड वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। ये फ्री एनर्जी यहाँ पे देखो, ये फ्री एनर्जी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वहां पे इंक्रीज की ऑप्शन में बात की है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। जब जैसे ही हमारा बी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, तो बी किस किस में दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, पहले में दे रखा है।
तो ऑप्शन ऐसे ही हमारा यहाँ से पता लग जाएगा कि ए, सी एंड डी है। अब हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव प्रेशर राइज द वाटर पोटेंशियल व्हाइल नेगेटिव प्रेशर रिड्यूस इट। ये भी देख लेते हैं। प्रेशर पोटेंशियल के बारे में बोला है। प्रेशर पोटेंशियल की डिफिनेशन में क्या दे रखा है, द टर्म, ये यहाँ पे साई पी होगा, साई, ठीक, साई पी मतलब कि प्रेशर पोटेंशियल इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पॉजिटिव प्रेशर राइज द वाटर पोटेंशियल, सही बात है, एंड नेगेटिव प्रेशर रिड्यूस इट। देखो सीधे सीधे डिफिनेशन में ही दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ वाटर एंड अबव द रेफरेंस स्टेट ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो सीधी सीधी ये डिफिनेशन, और ये जो हमने जो रेफरेंस ये उठाया है ये तेजेंट जगह से उठाया। तो gravity cause a water to move downward unless the force of gravity is opposed on the equal opposite force. The term gravity potential depends on the height of water and above the reference state. यहाँ से ये पूरा लिया गया है, reference state water and the density of water and the acceleration due to gravity। यही पूरा वहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर आल्सो सही, ओनली ऑप्शन बी इज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला बात करते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग डाइवर्स स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय फंगल पैथोजन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बोला है एचसी टॉक्सिन इनहिबिट हिस्टोन डीएसिटाइलेज ऑफ द होस्ट प्लांट। ये बिल्कुल सही बात है। एचसी टॉक्सिन जो होती है इनहिबिट करती है हिस्टोन डीएसिटाइलेज को, ठीक है। क्योंकि देखो डायग्राम में क्या है, ये एचसी टॉक्सिन है, एचसी टॉक्सिन फंगल के द्वारा होती है, और ये यहाँ पे एचसी टॉक्सिन आई, ये फंगल हाइपी के द्वारा यहाँ पे आई, और ये किसको यहाँ पे इनहिबिट कर रही है, ये यहाँ पे इनहिबिशन का निशान दिखा रहा है, हिस्टोन डीएसिटाइलेज, ये इसको इनहिबिट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हमें यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में से एक होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फंगल पैथोजन सप्रेस अर्ली प्लांट डिफेंस response। Oxalic acid produced by fungal pathogen induce callose deposition in the infected tissue। SC toxin target plasma membrane localized as positive ATPase in the host plant। ये बात तो गलत है, डी ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन क्यों गलत है, एससी टॉक्सिन जो होती है वो हिस्टोन डीएसिटाइलेज को इनहिबिट करती है, ना कि एच पॉजिटिव एटीपीएस पंप को, ठीक है। अब रही बात बी और सी की, इसमें हम अपने रेफरेंस से देख लेते हैं। हमने रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है, ये भी हमने कहाँ से उठाया, बुकानन से। बुकानन का चैप्टर कौन सा है, प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन चैप्टर नंबर शायद 20 या समथिंग है। तो वहां पे देखो उन्होंने सीधे सीधे बोले रखा है कि ऑक्जेलिक एसिड बाय मैनिपुलेटिंग द रिडॉक्स स्टेट एंड इन्वेड। देखो पहली बात तो ये, इट सिक्रीट द फाइटोटॉक्सिन। ऑक्जेलिक एसिड असिस्ट द अर्ली फेज ऑफ infection। Oxalic acid manipulating the redox state and invade plant tissue and suppress several early plant defense including oxidative burst and cell callose deposition। तो हमारा ऑप्शन देखो बी वाला सही मिल रहा है। क्या कह रहा है, ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय फंगल पैथोजन सप्रेस अर्ली प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स, ये बात तो सही है। और यहाँ पे ये बात क्यों गलत है, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला है कैलोज डिपोजिशन, कैलोज डिपोजिशन की बात की है, लेकिन वो इंड्यूस नहीं कर रहा है, सप्रेस कर रहा है कैलोज डिपोजिशन को, कैलोज डिपोजिशन को सप्रेस कर रहा है, ना कि इंड्यूस कर रहा है। इसलिए ऑप्शन सी गलत है। जब ऑप्शन सी गलत है तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक। ये फिर से हम बता दें, रेफरेंस हमारा बुकानन का है, और चैप्टर का नाम है प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन, वहां से पढ़ सकते हो, और मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंड सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज कन्वर्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन ड्यूरिंग द फोटोरेस्पिरेशन। ये हमारी जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वहां पे बताया था हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज का कहाँ पे काम होता है। तो हाइड्रोक्सी जो मिथाइल ट्रांसफेरेज है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है, ठीक है, वहीं पे बनते हैं सेरीन के। अगला क्वेश्चन है, which one of the following statement regarding the produced production of various species during the oxidative burst is incorrect। पहला क्या है, NADPH oxidase involved in the process is a
इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिक प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन फर्स्ट इज द सही। और पूछा हमसे क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। In Arabidopsis, NADPH oxidase are encoded by respiratory burst oxidase homologue ATR OBOH। जी, ये भी बात सही है, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी तुमको दिखा दूंगा। इसके बाद क्या है, नंबर थर्ड, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इज द एपोप्लास्टिक एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। ये बात गलत है। जो हमारा अभी हम दिखा देंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एफिड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड, ये भी बात सही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज थर्ड बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहले तो हम जो इनकरेक्ट हुआ है उसको देखते हैं। जो हमारा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो हाइड्रोक्सिल परऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, ना कि वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड हमारे कौन से बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाता है हमारा NADPH ऑक्सीडेज। और जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो हमारा एपोप्लास्टिक परऑक्सीडेज बनाता है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज बनाता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल परऑक्साइड, ना कि सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को ये कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है। इसलिए वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहां पे क्या बोल रखा है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इज एपोप्लास्टिक एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। नहीं, सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, H2O2 में। H2O2 इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ना कि सुपर ऑक्साइड को वो उसको सुपर ऑक्साइड को बनाता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब हम जो करेक्ट वाले देख लेते हैं। जैसे कि क्या है, पहला है कि NADPH ऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिक प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, ये फिर से हमने बुकानन से ही उठाया है और डायग्राम भी वहीं से लिया है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये पहली बात तो ये यहाँ पे NADPH ऑक्सीडेज दिखाया गया है। देखो ये किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिंग है, नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिंग, यहाँ पे हमें डायग्राम से भी दिख रहा है और हमने लिखा भी है वहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पानिंग NADPH oxidase transfer an electron from NADPH within the cell across the plasma membrane and use a convert extracellular oxygen to a superoxide ion। तो ये NADPH जो होता है वो सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे ROS बन जाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है एक टाइप की, ठीक है। इसके बाद सुपर ऑक्साइड एनाइन आर द रिपीटली कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन परऑक्साइड आइदर स्पॉन्टेनियस थ्रू द एक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो किसमें कन्वर्ट करता है, इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ना कि जो जैसे कि ऑप्शन जो गलत है वो उसमें दे रखा है कि उसने बोला है कि जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला है एक ऑप्शन और उसमें दे रखा है, जो NADPH आर इनकोडेड बाय 10 रेस्पिरेटरी बस्ट ऑक्सीडेज होमोलॉग, यही तो दे रखा है उसमें, तो ये भी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट था वो हमारा एक ही था। और देखो यहाँ पे ये है FAD, FAD इज आल्सो इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मिंग अ सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द मोबाइल सिग्नलिंग फ्लोरोजीन दैट कंट्रोल द फ्लावरिंग स्टेटस ऑफ प्लांट्स इज इनकोडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो क्या होता है, जब हम डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं, जब डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि ये FLC जीन क्या होता है। FLC जीन मोस्टली बर्नलाइजेशन के काम इन्वॉल्व होता है। तो जो मोस्ट मोबाइल जीन होता है वो हमारा होता है फ्लावरिंग लोकस टी जीन, FT जीन। इसके लिए भी मैंने रेफरेंस हमने उठाया है बुकानन से। उन्होंने बोल रखा है द मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी ऑफ फ्लावरिंग फ्लोरोजीन वाज नॉट अनलिव्ड for decades until molecular genetic experiment in Arabidopsis identify the protein encoded by flowering locus T FT as a major component of the mobile signaling। क्योंकि ये क्या होता है, ये लीफ्स में फोटो पीरियड पाथवे चलता है, फोटो पीरियड पार्ट में ये लीफ में इसकी सिंथेसिस होती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टम में ट्रांसफर होती है और वहां जाके फिर ये जो मेरिस्टम होता है उसको फ्लावर मेरिस्टम में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी हम इसका भी जो रेफरेंस है वो हमने तेज उसके बुकानन के प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन वाले चैप्टर से मैंने उठाया है। तो जैसे क्या है, द टेबल ग्लो, उन्होंने डिजीज रेजिस्टेंस जीन दे रखे हैं और उन्होंने पूछा है प्रोटीन टाइप एंड रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में हम मिला लेते हैं, अगर हमें ये मिल जाते हैं उसके बाद वो अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है EDR1, EDR1
हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखे हैं EDR1 ए रेफ लाइक माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज MAPKK, ये रेफ लाइक प्रोटीन है, तो पहले इसे मिला लो। ये रेफ लाइक है, ए का बी हमारा किस किस में दे रखा है, इन दो में दे रखा है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये हो गया। इसके बाद अगला है और मिला लेते हैं हम MLO। जो MLO है वो हमारा किससे यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो होगा रेस स्पेसिफिक इसमें नो होगा। जैसे कि ये EDR1 है, ये रेस स्पेसिफिक नो होगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये यहाँ पे नो में, इसका नो से मिलेगा। तो ए का बी और सेकंड, ए का बी और सेकंड किसमें मिल रहा है, ए का बी और सेकंड हमारा सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, यहीं से क्लियर हो रहा है। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसका एक हमने ऐड करने को भूल गया, यहाँ पे रेस स्पेसिफिक लिख दो, रेस स्पेसिफिक, तो यहाँ पे होगा नो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं EIF, ठीक है। EIF जो होता है वो हमारी प्रोटीन टाइप है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर मल्टी फंक्शनल, दे रखी है नहीं दे रखी है, मल्टी फंक्शनल। चलो ये अभी यहाँ पे दे रखी है या नहीं दे रखी है, यहाँ पे दे तो रखी है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। चलो अभी इसको हम देख लेंगे, पहले और मिला लेते हैं। अब जैसे कि हमारा इसके पास MLO दे रखा है, हाँ MLO जो है, अच्छा ये तो दे ही नहीं रखी है तो हम इसको मिलाएं क्यों, MLO दे रखा है तो MLO को मिला लो। MLO क्या है, MLO हमारा प्लांट स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल प्रोटीन, तो इसका बी का हमारा डी से मिल रहा है। अब इसका रेस स्पेसिफिक क्या होगा, रेस स्पेसिफिक इसका नो है, इसका भी हमारा नो है। तो बी का डी और दूसरा, इसमें देखो बी का डी और दूसरा दे रखा है। इसके बाद एक्स से 5 देख लो, एक्स से 5 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए से मिलेगा, और इसके बाद इसमें क्या है यस, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्स से 5 है, एक्स से 5 ये वाला, सी का ए, देखो दे रखा है और पहला, ठीक है। और इसके बाद डी एक्स13 का जो है वो नोड्यूल लाइक प्रोटीन और स्वीट, तो डी का हमारा सी हो जाएगा, और इसमें भी एस है, पहला हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे ये ऑप्शन मिल रहा है सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो इनके नाम है आगे वो लिख देता हूँ। ये भी मोस्टली एस होता है, ये याद कर सकते हो, ये टेबल है पूरी, लेकिन इसमें सब नहीं दिए हैं। ये भी मोस्टली एस होता है, ये नो है। इसके बाद RS1 भी एस है, रेस स्पेसिफिक जो इसका वो है वो भी एस है, और ये एस यस है, और ये भी यस है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, मैं इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ये यहाँ पे सेकेंड मीटिंग के प्लांट फिजियोलॉजी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन, पहले शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट के, उसके बाद इवनिंग शिफ्ट के। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।